स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन ये जानेंगे कि एड्स कैसे होता है, क्यों होता है और क्या इसे कॉज करता है। साथ में एचआईवी इन्फेक्शन कैसे ह्यूमंस की इम्यूनिटी को लो कर देता है और रेट्रोवायरस का कैसे एक्शन होता है ह्यूमंस के ऊपर, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है रेट्रोवायरस का, उसको भी अपन यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। रेट्रोवायरस कैसे ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, इससे पहले आपको एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ एड्स की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसको ह्यूमन अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है, और ये जो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये ऐसी डिजीज़ है जिसको ह्यूमन अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है, जिससे अपन को ये पता चलता है कि ये कोजेनेटल डिजीज़ नहीं है। अगर मैं इसकी फर्स्ट रिपोर्ट की बात करूं, तो ये सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ था 1981 में, और उसके बाद ये अभी तक करीब 25 मिलियन लोगों को मार चुका है। अब अगर मैं और भी बात करूं, तो इसके अगर मैं कॉज की बात करूं तो ये कैसे होता है, तो एड्स होता है एचआईवी के कारण। एचआईवी एक वायरस होता है जिसको अपन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो वायरस है ये एक रेट्रोवायरसेस के ग्रुप में आता है। रेट्रोवायरसेस में एचआईवी में एनवलप होता है और साथ में आरएनए होता है, तो इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर एनवलप की बात करें तो वो प्रोटीन है, और आरएनए वो मॉलिक्यूल है जो अफेक्ट करता है। अब अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ कि ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, तो सबसे पहला आता है सेक्सुअल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। सेकंड आता है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उससे भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। तीसरा आता है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप नीडल को शेयर करते हैं तो ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो ये जो वायरस है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसीलिए मदर से ये चिल्ड्रन में भी आ सकता है। तो इन चार चीज़ों के कारण ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ मिथ की, तो यहाँ पे अगर अपन नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो ये वायरस कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये वायरस ओनली बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। साथ में जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उन्हें ना ही फैमिली और ना ही सोसाइटी से निकालना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिम्टम्स की बात करूँ, तो इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच में बहुत ही ज़्यादा टाइम गैप होता है। अगर यूजुअली मैं बात करूँ तो 5 to 10 ईयर्स के बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम भी बहुत लंबे होते हैं। तो ये सारी मैंने बात कर दी है, एड्स के बारे में सारा कुछ बता दिया है। अब अपन बात करते हैं कि जो एचआईवी वायरस है ये कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे ये असर डालता है ह्यूमन की इम्यूनिटी पे। तो जब अपन ये जानेंगे, उसी में रेट्रोवायरस कैसे ह्यूमंस के अंदर एंटर करके मल्टीप्लाई करता है और इन्फेक्ट करता है, वो भी इसी में आ जाता है। तो जैसे जैसे अपन ये दोनों स्टार्ट करेंगे आपको ये डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अब मैंने डायग्राम बना लिया है, तो पहले अगर अपन बात करते हैं एचआईवी की, तो एचआईवी वायरस सबसे पहले ह्यूमंस में एंटर करने के बाद सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती है उनको अफेक्ट करता है। मैक्रोफेजेस सेल को इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस सेल के अंदर जाके अपने जैसे और भी मॉलिक्यूल या फिर हम कह सकते हैं और भी वायरसेस को बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक रेट्रोवायरस कैसे एक एनिमल सेल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक रेट्रोवायरस है जो चारों तरफ इसकी प्रोटीन कोट है और अंदर आरएनए है। ये आके ह्यूमन सेल पे अटैच होता है। ये जो वायरल प्रोटीन कोट होता है ये तो बाहर ही रह जाता है, लेकिन जो आरएनए है वो अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये आरएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है, और डीएनए बनाने के लिए ये एक एंजाइम यूज़ करता है जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना ये एक की पॉइंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एग्जाम से पूछा जा सकता है कि कैसे रेट्रोवायरस आरएनए से डीएनए बनाता है सेल के अंदर। तो होस्ट है ये सेल, और होस्ट सेल के अंदर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करके डीएनए बनाता है। और एक और बात याद रखना, ये जो एंजाइम होता है ये वायरस खुद के साथ लेकर आता है,
सेल के अंदर से यूज़ नहीं करता। ठीक है, ज़्यादातर ये अपने साथ लेकर आता है वायरस। अब ये क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, क्योंकि ये वायरल डीएनए है, अब ये डीएनए ह्यूमन के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है, इसके साथ मिल जाता है, और अपन जानते हैं कि अगर ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये एक आरएनए बनाता है, और इस आरएनए की मदद से जब ट्रांसलेशन के बाद ये क्या करता है, बहुत सारे के आरएनए के मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब बहुत सारे के वायरस के मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब नए वायरसेस को बनाता है इस आरएनए की मदद से। अब ये सारे जो आरएनए होते हैं ये बाहर आके दूसरी न्यू वायरस होता है ये, और दूसरी सेल्स को ये जाके अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात याद रखना, ये जो वायरसेस है ये दूसरी सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है। ये सेल मर नहीं जाती, इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे अपन ने जान लिया कि ये जो मैक्रोफेजेस सेल होती है, तो ये वायरस इनमें जाके इंटीग्रेट हो जाता है और इसी के अंदर और भी वायरस के मॉलिक्यूल को बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं HIV फैक्ट्री। अब इसके बाद ये जो वायरसेस होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, और ये वायरसेस अब जाके टी हेल्पर सेल्स को, या फिर हम कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है, जो अपने अंदर इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होती है और ये ब्लड में होती है, तो ये न्यू वायरसेस ब्लड में जाके इन सेल्स को अफेक्ट करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम कह सकते हैं इनके अंदर भी जाके ये यही काम करते हैं, अपने और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और साथ में इनको डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो जो ह्यूमन होता है उसको बहुत सारी की डिफ़िकल्टीज और बहुत सारे के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि वो सफ़र करता है फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस हो जाता है उसका, ये सब चीज़ें होती है उसकी बॉडी में। तो इस तरीके से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे अपन ने ये तो जान लिया है कि ये वायरस ह्यूमंस के अंदर टी लिम्फोसाइट सेल्स को कम कर देता है, और इसी के कारण इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और जानने की बात यह है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इन सेल्स का नंबर इतना कम हो जाता है, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि जो ह्यूमन होता है वो छोटे छोटे जो पैथोजेंस होते हैं, या हम कह सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनसे नॉर्मल ह्यूमन इजीली बच जाता है, रेजिस्टेंस कर लेता है, उनसे भी ये बच नहीं पाते, उनसे भी इनको सफ़र करना पड़ता है। जैसा कि NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है, माइक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी और इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, तो ये सब भी ह्यूमंस को इजीली अफेक्ट कर पाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को। अब यहाँ पे अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, याद रखना ये की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा, कि इसका जो टेस्ट होता है कि ये कैसा पता लगा जाता है, तो इसका टेस्ट का नाम है एलिसा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ELISA, एलिसा, और इसकी जो फुल फॉर्म है ये यहाँ पे आ रही होगी, अभी आप देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले सकता है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, ये इस पॉइंट की इम्पोर्टेंट बात है ये इस वीडियो की, कि ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले सकता है, लेकिन ये ड्रग्स लेने के बाद भी उसकी जो सिम्टम्स का मतलब जो लाइफ टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उससे डेथ प्रिवेंशन नहीं होगी। तो आपने जैसे कि NCERT में भी दिया गया है, आपने ज़रूर मूवी देखी होगी एंड गेम, तो उसमें जैसे बताया था थैनोस ने कि आई एम इनएविटेबल, मतलब मुझे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही इस डिजीज़ में जो डेथ होती है उसको रोका नहीं जा सकता, आप लाइफ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा फैटल है। तो इसीलिए इस डिजीज़ में क्योर से बेटर प्रिवेंशन है, आप बच सकते हैं, इससे बढ़िया आप इलाज कराएं, तो इलाज कराने से बढ़िया इस डिजीज़ में आप बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।